जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। इस वीडियो के देखने के बाद में शब्द से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि शब्द का संपूर्ण अध्ययन पूरा मास्टर क्लास है ये। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शब्द को कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, क्या चीज सार्थक होना चाहिए, एवं व्यवस्थित मेल से बनी स्वतंत्र अर्थपूर्ण ध्वनि, कौन चीज अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से बनी स्वतंत्र अर्थपूर्ण ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके प्रमुख बिंदु को देखेंगे, इसका कुछ उदाहरण भी देखेंगे। दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण से बनी शब्द को देखेंगे। जैसे घर, यह एक सार्थक शब्द हुआ। कमल, यह एक सार्थक शब्द हुआ। इसी प्रकार से पुस्तक, भारत, विद्यालय, जल और विद्यार्थी, यह सभी शब्द क्या हुए? सार्थक शब्द। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हुआ? चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक बनता है। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक बनता है। और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब सार्थक शब्द रहेगा। क्लियर? याद करने के लिए, सार्थक वर्णों का मेल ही शब्द है। सार्थक वर्णों का मेल क्या है? शब्द है। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे, इसका परिभाषा हो जाएगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से बने अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या है? छोटा सा यहां पर ध्यान देना है। शब्द भाषा की मूल इकाई है। क्या है? शब्द भाषा की मूल इकाई है और शब्दों से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। जो हम शब्द बोलते हैं, इससे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे शब्द विचार किसे कहते हैं। यह तो था शब्द किसे कहते हैं। यहां पर देखेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं। व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, रचना, भेद, रूप तथा प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं शब्द विचार। यहां तक क्लियर है? अब देखेंगे इसके कुछ तथ्य है। शब्द विचार व्याकरण का प्रमुख भाग है और इसमें शब्दों के निर्माण, प्रकार, रूप और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? देखिए उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे कि जो शब्द विचार है, इसमें किस किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और पूरा लगभग व्याकरण इस पर आधारित है। देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से चार प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना की दृष्टि से तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और इसका जो भेद देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और रूप देखेंगे, एक वचन, बहुवचन, लिंग। प्रयोग देखेंगे, वाक में शब्दों का सही उपयोग। क्या करेंगे? वाक में शब्दों का सही उपयोग। मतलब उत्पत्ति, रचना, भेद, रूप और प्रयोग को ही शब्द विचार कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखेंगे कि जो शब्द है, इसका अलग अलग भेद देखेंगे। किस आधार पर कौन सा भेद है? रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार।
एक हो जाएगा आपको रूढ़ शब्द, दूसरा का यौगिक और तीसरा का योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग सभी का परिभाषा देख लेंगे। सबसे पहले रूढ़ शब्द का परिभाषा देखेंगे, वे शब्द जिनका कोई सार्थक विभाजन नहीं होता। वे शब्द जिसका कोई सार्थक, सार्थक बहुत बड़ी बात है। अगर उसको हम कोई शब्द है और उसको दो भागों में बांटते हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं तो उसका सार्थक विभाजन नहीं होता है, मतलब बंटवारा नहीं होता है, तो वह रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं जल, घर, फल, जब इसको अलग अलग करते हैं तो ज हो गया और उसके बाद में ल हो गया। तो ज अलग है और ल अलग है तो इसका कोई भी सार्थक विभाजन नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय, मतलब विद्या भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है। विद्या जोड़ आलय विद्यालय। क्लियर है? अब रूढ़, योग रूढ़ की बात करेंगे। वे यौगिक शब्द, कौन सा शब्द? वे यौगिक शब्द जिनका सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रचलित हो जाता है, मतलब अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ प्रचलित हो जाता है, तो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पंकज और इसका विशेष अर्थ प्रचलित है कमल। नीलकंठ, इसका विशेष अर्थ प्रचलित है भगवान शिव। दशानन अर्थात रावण। चक्रपाणी अर्थात भगवान विष्णु। क्लियर है यहां तक? देखिए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों का परिभाषाएं हम लोग देखें, उदाहरण देखें, अच्छी तरह से समझ भी लिए कि वे सब जिनका सार्थक विभाजन नहीं होता है रूढ़ कहलाएगा। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना है यौगिक शब्द कहलाएंगे। और वे यौगिक शब्द जिनका सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, प्रचलित होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में नीलकंठ भगवान शिव, दशानन रावण। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें देखेंगे रचना के आधार पर शब्द का तीन भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ था। तो रूढ़ किसे कहते हैं? किस चीज को? रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? देखिए वे शब्द जिनका कोई सार्थक विभाजन नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यह तो इसका परिभाषा हो गया और इसका उदाहरण क्या हो गया? जल, घर, फल, कमल, पर्वत और नदी। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहां पर है, इसकी विशेषता क्या है? इसका सार्थक विभाजन संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। और ये अपने मूल रूप में अर्थ प्रदान करते हैं, मतलब इसका जो मूल रूप रहेगा वही अर्थ प्रदान करेगा। अब यौगिक की बात करते हैं। देखिए यौगिक की परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों अर्थात शब्दांशों के मेल से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, राजपुत्र, हिमालय, देवालय और गृह कार्य। देखिए हम आपको प्रत्येक का अलग अलग स्लाइड बनाकर अच्छी तरह की तरीका से 3D डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। प्रत्येक का पिक्चर है। अगर कोई चीजें जैसे कि मान लेते हैं कि हिमालय, देवालय, गृह कार्य, राजपूत और विद्यालय में वह शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसके वो आकृति के मदद से आसानी से समझ पाएंगे। क्लियर है? तो देखिए विद्यालय का विद्या जोड़ालय और राजपूत का राजा का पुत्र राजपुत्र और हिमालय का हिम जोड़ालय, देवालय का देव जोड़ालय और गृह कार्य का गृह जोड़ कार्य। इस प्रकार से हम लोग समझे। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है कि इनका सार्थक विभाजन किया जा सकता है, मतलब जो यौगिक शब्द है उसको
दो भाग में जब बांटेंगे तो दोनों सार्थक शब्द बनेंगे। क्या बनेंगे? दोनों सार्थक शब्द बनेंगे। प्रत्येक भाग का अपना अपना अलग अर्थ रहेगा। क्लियर? यही रूढ़ में नहीं था। अब देखेंगे योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ यह भी रचना के आधार पर बताए हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, और इसका कुछ परिभाषा तो हम पहले स्लाइड में ही बता दिए थे। रूढ़ का भी, यौगिक का भी और योग रूढ़ का भी। इसमें चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या है। वे यौगिक शब्द जिनका सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अथवा निश्चित अर्थ पर चलित हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए, पंकज कीचड़ में जन्मा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कमल। दशानन, 10 सिर वाला, रावण। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, भगवान शिव। चक्रपाणि, चक्र धारण करने वाला, भगवान विष्णु। यहां पर देखेंगे ये मूल रूप से यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? मूल रूप से यौगिक होते हैं। इनका व्यवहार किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या अर्थ के लिए होता है। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द का ही विशेष रूप है। ध्यान रखना है, योग रूढ़ शब्द जो होता है यौगिक शब्द का ही विशेष रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चारों का नाम और कुछ उदाहरण, कुछ छोटा सा परिभाषा यहां देख लेंगे और बारी बारी से सभी का विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, इसका तथ्य और उदाहरण देखते हुए। देखिए 4 ठो है। कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। याद रहेगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए तत्सम जो है संस्कृत से यथावत लिए गए शब्द है, जैसे कि अग्नि, सूर्य, विद्या, पुस्तक और जल। यह संस्कृत से जिस प्रकार है उसी प्रकार से उठाया गया। तद्भव जो है संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द बना है, जैसे अगिन का आग हो गया, दंत का दांत हो गया, कर्ण का कान हो गया, हस्त का हाथ हो गया और दुग्ध का दूध हो गया। देखिए देशज की बात करेंगे तो स्थानीय भाषाओं से बने शब्द होते हैं देशज, जैसे लोटा, खाट, खोपड़ी, पगड़ी और टोकरी। वही विदेशज की बात करेंगे तो विदेशी भाषाओं से आए शब्द है, जैसे स्कूल, किताब, कुर्सी, साबुन और स्टेशन। यह सब क्या है? विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द है। अब इसका बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे तत्सम का, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखते हैं तत्सम परिभाषा भी और इसका उदाहरण भी आकृति के माध्यम से भी देख लेंगे, इसकी विशेषता भी देखेंगे। देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिए गए हैं उसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। देखिए संस्कृत से यथावत मतलब जिस प्रकार संस्कृत में था उसी प्रकार से लिए जाते हैं। इनका रूप एवं उच्चारण लगभग समान होता है, मतलब जिस प्रकार से संस्कृत में होता है उसी प्रकार से हिंदी में होता है। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके उदाहरण को देखेंगे कि जैसे संस्कृत में अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, विद्या और पुस्तक। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे तद्भव को। किसको? तद्भव को। तो तद्भव के बारे में जो शब्द संस्कृत से ध्वनिक और या रूप में परिवर्तन होकर हिंदी में प्रचलित होता है, किस चीज में प्रचलित होता है? हिंदी में प्रचलित होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। देखिए संस्कृत शब्द है और उसका कुछ उदाहरण है, जैसे अगिन का आग, दंत का दांत, कर्ण का कान, हस्त का हाथ और दूध का दूध। क्लियर है यहां तक? देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है,
संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। क्या होता है? तद्भव जो होता है संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप होता है। बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज में होता है? बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। वही संस्कृत से बदले रूप हिंदी में हुआ प्रसिद्ध, और इसको हम लोग कहते हैं तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे देशज के बारे में। देशज क्या है? जो शब्द स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। जैसे लोटा, खाट, झोपड़ी, पगड़ी और टोकरी, यह सब देसी भाषा देशज शब्द है। विशेषता इसकी देख लेंगे, इनकी उत्पत्ति स्थानीय भाषाओं से होती है। लोक भाषा में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। किस भाषा में किया जाता है? लोक भाषा में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे देशज शब्द लोक की बोली, अपनी माटी की खोली, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यह देशज शब्द है। अब विदेशज की बात कहते हैं तो विदेशज क्या है? तो जो शब्द विदेशों से लिया गया, जैसे जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि से हिंदी में आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं, तो क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विदेशज कहलाएंगे। इसकी विशेषता है विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द हिंदी में सामान्य रूप से प्रचलित है, इसको विदेशज बोलेंगे। से आकृति के माध्यम से देख लेंगे, स्कूल विदेशी भाषा है, स्टेशन, डॉक्टर, किताब, कुर्सी और साबुन, यह सब भाषाएं क्या है? विदेशी भाषा है। थोड़ा सा और देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक होता है सार्थक शब्द। कौन सा शब्द? सार्थक शब्द। और दूसरा का होता है निरर्थक शब्द। दूसरा का निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या क्रिया का बोध कराते हैं, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे में देखेंगे, घर, पुस्तक, जल, विद्यालय, विद्यार्थी और कमल, यह सभी शब्द क्या है? सार्थक शब्द है। वही बात करेंगे निरर्थक शब्द की, तो जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है या जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्रिया का बोध नहीं कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, र, ल, झ, फ, ट, न, ल, म, च, प और घ। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यह निरर्थक है, मतलब इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ देखेंगे सार्थक शब्द है, मतलब इस सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। एक लास्ट स्लाइड है यह, इसमें प्रयोग या व्यवहार के दृष्टि से देखेंगे। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा का अविकारी शब्द। देखिए, यह विकारी और अविकारी शब्द में, इन्हीं से व्याकरण में बहुत आगे तक बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग है, वचन है, पुरुष है, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, यह सभी क्या कहलाएगा? विकारी। सभी का एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल। ठीक है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़के, लड़कों, अच्छा, अच्छी, अच्छे, मैं जाता हूं, मैं गया और मैं जाऊंगा। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार से अविकारी शब्द की बात करेंगे तो जिन शब्दों के
रूप में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी स्थिति हो, वह अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे आज, यहां, तथा, और, केवल, यह इसका उदाहरण है। और विकारी शब्द ऐसे तो ज्यादातर व्याकरण में, स्कूली व्याकरण में 4 प्रकार के बताया जाता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो जब स्टैंडर्ड में जाएंगे या कंपटीशन का लेवल का जब तैयारी कर रहे हैं तो उस समय हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात, इसको अलग से जोड़ दिया जाता है कि यह भी निपात जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत ही है। क्लियर? तो भाषा की समझ से ही सफलता की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर आप यहां तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में अब शब्द के बारे में आपको सोचना नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।